देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है। आज चलिए एक सफर पर चलते हैं, किसी दूर देश के लिए नहीं बल्कि भारत के गौरवशाली अतीत के केंद्र में। हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जिसका जिक्र अक्सर हमारी इतिहास की किताबों में होता है। एक ऐसी धरती जो साम्राज्यों का पालना रही है और गहन विचारों की जन्मभूमि। मैं बात कर रहा हूं बिहार की। ये एक ऐसा नाम है जिसमें प्राचीन ज्ञान की गूंज सुनाई देती है और महान विभूतियों के कदमों की आहट। सदियों तक यह धरती ज्ञान, शक्ति और आध्यात्मिकता का केंद्र थी, जिसने पूरे उपमहाद्वीप की नियति को आकार दिया। इसके मिट्टी ने शक्तिशाली राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा है। मौर्य वंश से लेकर गुप्त वंश तक हर किसी ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है, जिस पर हम आज भी आश्चर्य करते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि यह सफर आज 2025 में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देवियों और सज्जनों, यह समझने के लिए कि हम कहां जा रहे हैं, हमें पहले यह जानना होगा कि हम कहां से आए हैं। बिहार नक्शे पर सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह एक जीता जागता संग्रहालय है। कहानियों का एक ऐसा खजाना जो फिर से खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। यह वह भूमि है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां भगवान महावीर ने अपना अंतिम उपदेश दिया और जहां 10वें सिख गुरु का जन्म हुआ। यहां की हवा में आज भी विद्वानों, राजाओं और संतों की कहानियां फुसफुसाती हैं। आज के युवाओं के लिए जो एक तेज तर्रार डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, ये कहानियां उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ती हैं, असीम गौरव और प्रेरणा का एक स्रोत हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसे विश्वविद्यालय की जो इतना भव्य था कि उसने दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित किया। ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज की कल्पना किए जाने से भी बहुत पहले। एक ऐसे राजनीतिक रणनीतिकार की तस्वीर देखिए जिसकी बुद्धि और दूरदर्शिता ने इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक का निर्माण किया। एक ऐसे राजा की कल्पना करें जो इतना शक्तिशाली था कि उसने लगभग पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर ली और फिर हिंसा को त्याग कर शांति को अपना लिया। ये किसी पौराणिक कथा के पात्र नहीं है, ये बिहार के इतिहास की वास्तविक हस्तियां हैं। उनकी विरासतें इस भूमि के कण कण में बसी हैं, प्राचीन खंडहरों, पवित्र स्थलों और शाश्वत दर्शन के रूप में, जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए अपनी इस बौद्धिक यात्रा के लिए इस मंजिल को लॉक करते हैं। हम नालंदा की पवित्र भूमि का अन्वेषण करेंगे, चाणक्य के तीक्ष्ण मस्तिष्क में उतरेंगे, पटना साहिब की आध्यात्मिक शांति को महसूस करेंगे और महान सम्राट अशोक के पद चिन्हों पर चलेंगे। ये खोज सिर्फ एक इतिहास का पाठ नहीं है, ये उन विचारों को समझने का एक प्रयास है जिन्होंने भारत की पहचान को आकार दिया है। यह हमारे पूर्वजों की प्रतिभा से जुड़ने और ऐसे सबक सीखने का एक मौका है जो आज भी अविश्वसनीय रूप से प्रासंगिक हैं। तो क्या आप इस दिलचस्प खोज को शुरू करने के लिए तैयार हैं? चलिए खेलते हैं। हमारा पहला पड़ाव हमें लगभग 1500 साल पीछे ले जाता है, एक ऐसी जगह पर जो दुनिया का सबसे प्रमुख ज्ञान केंद्र था। कंप्यूटर जी, कृपया हमें वे शानदार खंडहर दिखाइए। कल्पना कीजिए, एक विशाल परिसर की, ऊंचे ऊंचे स्तूप, भव्य व्याख्यान कक्ष, शांत ध्यान केंद्र। यह सिर्फ एक मठ नहीं था, यह एक आवासीय विश्वविद्यालय था जहां 10,000 से अधिक छात्र रहते थे। 2,000 शिक्षक विद्वान दूर दूर से आते थे, जैसे चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, फारस। इसकी प्रवेश परीक्षा ही इतनी कठिन थी कि कुछ ही लोग पास हो पाते थे, जो इसके उच्च शैक्षणिक मानकों का प्रमाण है। नालंदा का पाठ्यक्रम अविश्वसनीय रूप से विविध था, जो अपने समय से बहुत आगे था। यह सिर्फ बौद्ध दर्शन तक ही सीमित नहीं था। छात्र चिकित्सा का अध्ययन करते थे, गणित, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, युद्ध कला, आर्यभट्ट जैसे महान मस्तिष्क। वह प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने दुनिया को शून्य की अवधारणा दी। नालंदा का पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज या सत्य का पर्वत के नाम से जाना जाता था, एक प्रसिद्ध 9 मंजिला इमारत थी जिसमें लाखों पांडुलिपियां रखी हुई थीं। यह प्राचीन दुनिया में ज्ञान का सबसे बड़ा भंडार था। लेकिन जैसा कि इतिहास हमें अक्सर दिखाता है, सबसे बड़ी संस्थाएं भी गिर सकती हैं। 12वीं शताब्दी में इस शानदार ज्ञान केंद्र को आक्रमणकारियों ने लूट लिया और नष्ट कर दिया। महान पुस्तकालय महीनों तक जलता रहा और जलती हुई पांडुलिपियों का धुआं क्षितिज पर एक काले बादल की तरह छाया रहा, जो पूरी सभ्यता के लिए एक दुखद क्षति का प्रतीक था। नालंदा के विनाश ने एक युग का अंत कर दिया, जो बुद्धि और तर्क की दुनिया के लिए एक विनाशकारी आघात था। सदियों तक इसका गौरवशाली अतीत मिट्टी की परतों के नीचे दबा रहा,
दुनिया द्वारा भुला दिया गया, फिर से खोजे जाने की प्रतीक्षा में। आज जब आप नालंदा के खोदे गए खंडहरों से गुजरते हैं, आप आज भी उस जगह की स्पंदित ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं जो कभी बौद्धिक उत्साह से गुलजार थी। लाल ईंटों की संरचनाएं ज्ञान के एक स्वर्ण युग की मूक गवाह के रूप में खड़ी हैं। एक अद्भुत घटनाक्रम में प्राचीन स्थल के पास नए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ नालंदा की आत्मा को पुनर्जीवित किया गया है। आज के युवाओं के लिए नालंदा एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत कभी दुनिया का विश्व गुरु था और यह हमें एक बार फिर शिक्षा और नवाचार में उसी उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा जगत की दुनिया से चलिए अब हम राजनीति और रणनीति के क्षेत्र में चलते हैं। हमारी अगली शख्सियत एक ऐसे व्यक्ति की है जिनका नाम बुद्धिमत्ता का पर्याय है, राज कौशल और अटूट दृढ़ संकल्प। वह प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक आचार्य थे, एक राजा निर्माता और पहले मौर्य सम्राट के प्रधानमंत्री। देवियों और सज्जनों, मैं बात कर रहा हूं एकमात्र चाणक्य की, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कहानी अपमान को प्रेरणा में बदलने की एक मिसाल है। एक बार मगध के अहंकारी नंद राजा ने उनका अपमान किया था और उसी क्षण उन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंकने और सिंहासन पर एक योग्य शासक को स्थापित करने की शपथ ली। यह कोई खोखली धमकी नहीं थी। चाणक्य असाधारण बुद्धि और दूरदर्शिता के व्यक्ति थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक युवा होनहार लड़के को खोजा और उसका मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे सैन्य रणनीति, प्रशासन और राजत्व के सिद्धांतों में प्रशिक्षित किया। यह चाणक्य का शानदार दिमाग ही था जिसने चंद्रगुप्त के हर कदम का मार्गदर्शन किया, जिससे शक्तिशाली नंद साम्राज्य का पतन हुआ और शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसने इतिहास में पहली बार लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट किया। चाणक्य सिर्फ एक राजनीतिक सलाहकार नहीं थे, वह इस भव्य साम्राज्य के वास्तुकार थे, सिंहासन के पीछे की शक्ति। चाणक्य की प्रतिभा उनके कालजयी ग्रंथ अर्थशास्त्र में अमर है। यह प्राचीन ग्रंथ सिर्फ राजनीति के बारे में नहीं है, यह राजकौशल, आर्थिक नीति, सैन्य रणनीति और शासन पर एक व्यापक ग्रंथ है। इसमें खजाने का प्रबंधन कैसे करें और विदेश नीति कैसे चलाएं से लेकर जासूसों का नेटवर्क कैसे बनाएं, सब पर चर्चा है। अर्थशास्त्र में बताए गए सिद्धांत इतने गहन और व्यावहारिक हैं कि आज भी नेता, राजनयिक और व्यावसायिक प्रबंधक उनका अध्ययन करते हैं। शासन पर उनके विचार, जो न्याय, कल्याण और एक मजबूत कुशल प्रशासन पर जोर देते हैं, ने एक स्थिर और समृद्ध साम्राज्य की नींव रखी। आज की पीढ़ी के लिए चाणक्य का जीवन अमूल्य सबक देता है। उनकी कहानी हमें ज्ञान की शक्ति, रणनीतिक सोच का महत्व और यह विचार सिखाती है कि एक स्पष्ट दृष्टि और अथक प्रयास से कोई भी असंभव को भी प्राप्त कर सकता है। उनकी प्रसिद्ध चाणक्य नीति जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करती है, हमें चतुर, धर्मात्मा और हमेशा तैयार रहना सिखाती है। वह इस बात की याद दिलाते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति पाशविक बल में नहीं, बल्कि एक तेज और अनुशासित दिमाग में निहित है। हमारी यात्रा अब एक आध्यात्मिक मोड़ लेती है जब हम आज के पटना के केंद्र में पहुंचते हैं, लाखों लोगों के लिए अत्यधिक श्रद्धा के स्थल पर। हम तख्त श्री पटना साहिब में हैं, सिख धर्म के 5 पवित्र सिंहासनों या तख्तों में से एक। यह खूबसूरत गुरुद्वारा ठीक उसी स्थान पर खड़ा है जहां 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 1666 में हुआ था। यह एक ऐसी जगह है जहां से शांति, भक्ति और निस्वार्थ सेवा की भावना विकीर्ण होती है। यहां का वातावरण गुरबानी की मधुर ध्वनि से भरा है। जीवन के हर क्षेत्र से आए भक्तों को एक साथ प्रार्थना करते देखना वास्तव में विनम्रता का अनुभव कराता है। यहां का इतिहास गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने बचपन के शुरुआती साल यहीं बिताए, आनंदपुर साहिब जाने से पहले। गुरुद्वारे में गुरु से संबंधित कई कीमती अवशेष रखे हैं। पंगूड़ा, 4 लोहे के तीर, एक तलवार, उनकी एक जोड़ी खड़ाऊं, ये कलाकृतियां भक्तों को गुरु से जोड़ती हैं, जिससे वे उनकी विरासत से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मूल संरचना महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनवाई गई थी, जो उस महान योद्धा संत के जन्म स्थान की स्मृति को बनाए रखना चाहते थे। खालसा पंथ की स्थापना करने वाले गुरु गोबिंद सिंह जी की शिक्षाएं पटना साहिब का केंद्र हैं। वह एक आध्यात्मिक गुरु थे, एक कवि, एक दार्शनिक, एक निडर योद्धा। उन्होंने समानता, साहस और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाया। सेवा की यह भावना गुरुद्वारे में जीवित है,
जहां एक लंगर हर दिन हजारों लोगों को मुफ्त भोजन कराता है, जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना। यह प्रथा मानवता की एकता में सिख विश्वास का प्रतीक है। पटना साहिब साहस, करुणा और अटूट विश्वास के एक चमकते प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है। हमारी अंतिम मंजिल के लिए हम मौर्य युग में वापस यात्रा करते हैं, विश्व इतिहास के सबसे उल्लेखनीय शासकों में से एक के शासनकाल में। वह चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे और एक दुर्जय योद्धा थे जिन्होंने साम्राज्य को उसकी दूरतम सीमाओं तक फैलाया। मैं सम्राट अशोक या अशोक महान की बात कर रहा हूं। अपने शुरुआती वर्षों में उन्हें चंडाशोक या अशोक दी फियर्स के नाम से जाना जाता था। उनकी क्रूर महत्वाकांक्षा और सैन्य विजय के कारण उनके शासनकाल में क्रूर कलिंग युद्ध के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। एक ऐसा संघर्ष जो इतना खूनी था कि इसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और कई और विस्थापित हुए। कलिंग युद्ध में मृत्यु और विनाश के विशाल पैमाने ने अशोक को गहराई से भयभीत कर दिया। शवों से पटे युद्ध के मैदान और घायलों की चीखों के दृश्य ने उनके हृदय में एक गहरा परिवर्तन ला दिया। उन्होंने युद्ध और हिंसा को हमेशा के लिए त्याग दिया। चंडाशोक से वह धम्माशोक या अशोक दपायस बन गए। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपना शेष जीवन धम्म का संदेश फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। शांति, करुणा, अहिंसा, सभी जीवित प्राणियों के लिए सम्मान। यह शायद इतिहास में किसी भी सम्राट का सबसे नाटकीय हृदय परिवर्तन था। अपना संदेश फैलाने के लिए अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य में चट्टानों और स्तंभों पर अपने आदेश खुदवाए। ये स्तंभ अपनी शानदार सिंह शीर्षों के साथ मौर्य कला और इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट कृतियां हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध सारनाथ से अशोक का सिंह शीर्ष आधुनिक भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। धर्मचक्र या इसके आधार पर बना पहिया हमारे राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में है। ये प्रतीक अशोक के आदर्शों की एक निरंतर याद दिलाते हैं, शांति, न्याय और धर्मनिष्ठ शासन। उन्होंने धम्म की शिक्षाओं को फैलाने के लिए ग्रीस और श्रीलंका जैसे दूर दराज के देशों में दूत भेजे। अशोक की विरासत पूरी मानवता के लिए, विशेष रूप से आज के नेताओं और युवाओं के लिए एक शक्तिशाली सबक है।